उड़ने की आशा में एंट्री हो गई है छिपकली की, लिटरली छिपकली की। इंसान नहीं है जिसका नाम है छिपकली। और उसके बाद तो घर में हंगामा ऑब्वियसली होना था। मेरे घर में घुस जाए ना तो बाबा मैं तो जमीन आसमान एक कर देती हूँ उसको घर से बाहर टाटा बाय बाय करने के लिए। घर में हंगामा हो गया बरपा, हलचल सी हो गई है। शेर तो नहीं आया पर छिपकली जो आ गई है। छिपकली रानी बड़ी सयानी निकली। उसने सोचा इस घर में रोज रोज घर वालों के कलेश से उसकी शांति भंग होती है, इसलिए उसने बदला लेना चाहा ताकि घर वालों की शांति भंग कर सके। अब कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, तो इसलिए छिपकली रानी ने अपना पहला शिकार बनाया साइली को। साइली के सिर पर बैठकर छिपकली ने कुछ देर आराम किया। फिर साइली को याद आया ज्यादा आराम हराम है, इसलिए उसने अपनी सासू माँ की तरफ छिपकली को फेंका। वैसे साइली को समझना चाहिए था कि छिपकली रानी तो उसे आशीर्वाद देने पहुंची थी कि बिटिया डोंट वरी, आज मैं तेरी तरफ से इन सब का बैंड बजा कर रहूंगी। छिपकली जब रेणुका पर गई तो रेणुका को जैसे नानी याद आ गई। फिर क्या, उस छिपकली ने अपना तीसरा निशाना बनाया तेजस को, जो उसकी नाक पर जा बैठी। तेजस की नाक बड़ी लंबी है, इसलिए छिपकली ने उसकी नाक को अपना निशाना बनाया। वैसे छिपकली के साथ मानो जैसे पासिंग द पार्सल वाला गेम चल रहा हो, क्योंकि उसके बाद छिपकली अपनी जानी दुश्मन रोशनी के चेहरे पर जा बैठी, जैसे उसे थप्पड़ लगा रही हो और ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि घर में ड्रामा ज्यादा करने का नहीं, और ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि घर में ड्रामा जरा कम किया कर, क्योंकि उसे घर में सबकी खबर है कि कौन कितने पानी में है। और जैसे ही वो हटाने की कोशिश करती है वैसे ही काकू आ जाती है और काकू के शोल्डर पे आके गिर जाती है। तो यही सिलसिला है, काकू के शोल्डर से मेरे फेस से तेजस के नाक पे, ऐसे सब वो छिपकली घूम रही है हम सब पे, और हम सब पैनिक कर रहे हैं और से घूम रहे हैं और भाग रहे हैं पूरे घर में। छिपकली का सलूशन कौन निकालेगा? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, भाग जाती खुद ही भाग जाती है। तेजस उसको अपने नाक से हटा देता है, पहले तो सबके पीछे भाग रहा है। हाँ। और तेजस क्या कहेंगे, छिपकली को और कहीं नहीं अपने चश्मे भी आके बैठ गई है। हाँ पता नहीं, आजकल जिसको देखो मैं मेरे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, छिपकली भी मजा ले रही है। तो अभी छिपकली आज छिपकली ने जो सबक सिखाया है उससे तो ये पता चल गया होगा कि एक दूसरे के सुकून का कितना ख्याल रखना है। का सलूशन क्या निकलेगा? छिपकली का सोल्यूशन ये निकलेगा कि छिपकली अपने आप ऊपर जाके चिल करेगी अपने घर पे। वो अपने पति से लड़ाई करके आई थी, फिर रूठ के चले गई, इसलिए वो गिर गई। अब वापस जाके उसको पति उसको मनाएगा, फिर वो वहीं रहेगी। और इस तरीके के लाइट सीन होते हैं स्पेशली, तो कितना एंजॉय करते हैं आप लोग। स्पेशली जिस तरीके के तेजस का जो मतलब बोलते हैं ना, जो आउटपुट आता है वो हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। थैंक यू, आप लोग की वजह से और ऑडियंस की वजह से ही हम सबको ये वो स्ट्रेंथ मिलती है कि हम लोग ये सब कर पाए। एंड आई एम ग्लैड कि सबको बहुत पसंद आ रहा है एंड हम सबको हंसा पा रहे हैं। और आज के बाद अगर तेजस, रोशनी और रेणुका नहीं समझे तो दोबारा छिपकली रानी आएगी इन सबको समझाने। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते
करते हैं मनपसंद की शादी, क्योंकि मुझे पता है कि इवेंचुअली अभिषेक और आरोही की मनपसंद की शादी हो ही जाएगी। देखिए ना, आरोही की शादी होने जा रही थी सागर से, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि सागर ने गुंडे भेजे हैं अभिषेक को मारने के लिए, तो वो अभिषेक को अलर्ट करने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। यानी इन दोनों का एक कनेक्शन है। तो जब कनेक्शन है तो भैया इस कनेक्शन को नाम भी दे दीजिए। हीरो की जान खतरे में है तो हीरोइन को तो आना ही पड़ेगा ना उसे बचाने के लिए। ये तीज का मौका है। एक तरफ जहां सभी घरवाले तीज की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उन्हें ये खबर ही नहीं है कि अभिषेक की जान खतरे में है। इस सागर ने अभिषेक को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। अब देखिए, यहाँ आरोही कोशिश तो बहुत कर रही है अभिषेक के घर के अंदर जाने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। प्रेशर इज ऑन, क्योंकि एज यू नो सागर भी मेरे पीछे पड़ा है, और नाउ दैट सागर को पता है कि अभिषेक मेरी लाइफ में जुड़ गया है, तो सागर तो मतलब बैंड बजाने वाला है। तो वही धमाका क्या होगा आप तो देखेंगे एपिसोड में। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा कि अभिषेक और मेरी एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई है, तो मुझे फ्रेंड्स है तो बचाना तो फ़र्ज़ बनता है मेरा। जरा किस्मत भी देखिए, वो भी अभिषेक और आरोही को मिलने नहीं दे रही। अभिषेक को आरोही का फोन भी आता है, लेकिन वो फोन उठा नहीं पाता। अब देखिए, घर वाले नहीं चाहते हैं कि तीज पर अभिषेक काम करे, इसीलिए उसके हाथ से ये फोन छीन लिया जाता है। अभिषेक को बचाने के लिए मैं और क्या सोच सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका। और रितिका हमेशा मुझे जो भी सिचुएशन में होती हूँ मैं वो बचाती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि कुछ ट्राई करो और अभिषेक की मॉम को ट्राई करो, कॉल करने, कुछ भी करो लेकिन अभिषेक को बचाओ। तो यही एक मेरा वे आउट है टू हेल्प हिम। तो उसी तरह से अभिषेक का फ़ोन शायद उसे आगे मिल जाता है और उसे पता चल सकता है कि हीरो की जान खतरे में है तो हीरोइन को तो आना ही पड़ेगा ना उसे बचाने के लिए। ये तीज का मौका है। एक तरफ जहां सभी घरवाले तीज की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उन्हें ये खबर ही नहीं है कि अभिषेक की जान खतरे में है। इस सागर ने अभिषेक को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। अब देखिए, यहाँ आरोही कोशिश तो बहुत कर रही है अभिषेक के घर के अंदर जाने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। प्रेशर इज ऑन, क्योंकि एज यू नो सागर भी मेरे पीछे पड़ा है, और नाउ दैट सागर को पता है कि अभिषेक मेरी लाइफ में जुड़ गया है, तो सागर तो मतलब बैंड बजाने वाला है। तो वही धमाका क्या होगा आप तो देखेंगे एपिसोड में। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा कि अभिषेक और मेरी एक फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई है, तो मुझे फ्रेंड्स है तो बचाना तो फ़र्ज़ बनता है मेरा। जरा किस्मत भी देखिए, वो भी अभिषेक और आरोही को मिलने नहीं दे रही। अभिषेक को आरोही का फोन भी आता है, लेकिन वो फोन उठा नहीं पाता। अब देखिए, घर वाले नहीं चाहते हैं कि तीज पर अभिषेक काम करे, इसीलिए उसके हाथ से ये फोन छीन लिया जाता है। अभिषेक को बचाने के लिए मैं और क्या सोच सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका। और रितिका हमेशा मुझे जो भी सिचुएशन में होती हूँ मैं वो बचाती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि कुछ ट्राई करो और अभिषेक की मॉम को ट्राई करो, कॉल करने, कुछ भी करो लेकिन अभिषेक को बचाओ। तो यही एक मेरा वे आउट है टू हेल्प हिम। तो उसी तरह से अभिषेक का फ़ोन शायद उसे आगे मिल जाता है और उसे पता चल सकता है कि अभिषेक के घर के बाहर ही गुंडे मौजूद हैं, तो एक बात तो तय है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आरोही के रहते हुए भला अभिषेक को क्या ही हो सकता है। हमें लगता है कि यहाँ आरोही कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेगी अभिषेक की जान बचाने की।
ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा को पड़ रहे हैं जोरदार थप्पड़। वैसे इनके ये थप्पड़ ना बचपन में पड़ गए होते तो बड़े होके इनकी ये हरकत नहीं होती। पॉइंट की बात ये है कि सबने उसको नशा करते हुए पकड़ लिया है एंड प्रीटी मच हैव रियलाइज्ड ये अंशुमन की मौत की वजह अबीरा नहीं कायरा है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करते, मगर जब बच्चे गलत राह को चुन लेते हैं तो उनके हिस्से में सिर्फ आंसू ही आते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो हमेशा सही राह दिखाते हैं, मगर जिस तरह से कियारा ड्रग्स का नशा करने लगी है उसके बाद तो मनीषा और उसके हस्बैंड दोनों ही टूट कर बिखर गए हैं। ऐसे में तो कियारा के गालों पर थप्पड़ तो बनता ही है। वैसे ये सारा ड्रामा अरमान के नजरों के सामने होता है। गलती मतलब नशे करके आई है वो, तो इलीगल नशे करके आई तो बहुत बड़ी गलती। कोई भी माँ, किसी की भी मदर को पता चलेगा कि उसकी डॉटर नशे कर रही है तो ऐसी फटके दी मर्डर हो जाता भाई। इतना अगर मेरे घर पे पता चले ना चपेड़ पड़ेंगे भाई, वाट लग जाएगी, मत पूछो। और पता है क्या होता है, हम लोग सीन करते हैं तो कभी कभी मेरा हाथ ऐसे, हम फेस पे अभी एंगर दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ में भी आ जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं उसको 1-2 बार असली में मार दी हूँ, उसके बाद मैं उसको पूरा दिन सॉरी बोलती हूँ, किसी देती रहती हूँ, गिल्टी लगता है। कोई बात नहीं, मैं टोस्ट सैंडविच में सुलटा लूँगी, मुझे खिला दो। मैं माफ़ कर दूँगी। नहीं, कियारा ड्रग्स तो लेती थी, मगर आज वो नशा करके पूरे परिवार के सामने आई है। ऐसे में मनीषा अपनी बेटी पर भड़क जाती है। अब भड़के भी क्यों ना, आखिर उसने अपनी बेटी कियारा के लिए क्या नहीं किया है। अबीर से जब कियारा का तलाक हुआ था तब भी उसने कियारा का साथ दिया, उसकी हर मुश्किल घड़ी में उसने कियारा का साथ दिया, मगर आज वही कियारा अपनी माँ को सारी परेशानियों का जिम्मेदार ठहरा रही है। नहीं मैं, हाँ, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा है। हमने अपनी डॉटर को हर चीज़ में सपोर्ट किया। जब उसने डिवोर्स लिया तो भी मैं बहुत कूल मदर हूँ, मैं उसको सपोर्ट किया, ढोल बजा के खुशी से उसको वापस लेके आई एंड हर चीज़ में। तो ये तो रॉन्ग है, इसमें तो बनता है निकल जा घर से। मनीषा का पारा हाई होता है, इसलिए वो कियारा को घर से जाने के लिए कह देती है और कियारा चली भी जाती है। एक तरफ कियारा का ड्रामा तो दूसरी तरफ तानिया ने घर को सिर पर उठा लिया है, मगर अरमान उसकी जबान को काबू में रखना जानता है। तानिया का मानना है कि लोग घर में अबीरा की रट लगाए हुए हैं, बल्कि उसका भी इतना बड़ा लॉस हुआ है तो उसे घर वाले क्यों नहीं अहमियत दे रहे। उनको अबीरा का पेन नज़र आ रहा है कि वो जेल से होकर आई है, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे भैया की डेथ हुई उसके कारण, तो वो जेल जाए कहीं भी जाए, मेरा चिढ़ तो वो उतने ही लेवल का रहेगा। और उनका कंसर्न है कि वो लोग जानते हैं अबीरा कैसी है रियल लाइफ में, वो ऐसा नहीं कर सकती है, तो उनका उस चीज़ को लेकर कंसर्न है। अब यही तो ड्रामा है जिसे दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। खैर, अभी तो आने वाले एपिसोड में और भी दर्शकों का एंटरटेनमेंट होने वाला है, जिसकी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये आई थी कैरी को परेशान करने, लेकिन जब से आई है खुद ही परेशान हुए जा रही है। हम बात कर रहे हैं लता की। उप ये लव है मुश्किल में। क्या है ना कि एक चूहा उनके कपड़ों में घुस गया है और उसके बाद जो ड्रामा हो रहा है, डोंट इवन आस्क ना। ये चूहा वो है, वो आजकल लोग जो हैमस्टर पालते हैं। वेरी फ्रैंकली मुझसे पूछेंगे तो देखिए, चूहा चूहा होता है, आप अंग्रेजी में उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन चूहे अगर पालेंगे तो यही होगा।
कर्मों की सजा सबको मिलती है लता। कैरी और युग को परेशान करने वाली लता आज एक छोटे से चूहे से परेशान हो गई। अब लता का ये दर्दे डिस्को देखकर लगता है कि मानो उसकी बॉडी में कोई करंट सा दौड़ रहा है। एक छोटा सा चूहा लता के कपड़ों में घुस गया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी ने देखा ही। कितने जानवर हैं इस घर में? एक चूहा कौन पालता है? Oh my God! मुझे पता है कि चूहा मेरा है, वो मतलब हमारा घर का चूहा है, सुंदरी है, पर वो फैमिली चूहा है वो। हाँ सुंदरी है, हमारी सुंदरी प्यारी सी, आपने देखी होगी उसे, पर वो डाला किसने और ये सब अभी तक मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि लता और युग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर अच्छे से बसा रहे, उसका दामाद अब उसकी बेटी को बहुत प्यार करे। बस मायरी की ये छोटी छोटी सी ही प्यारी प्यारी सी इच्छाएँ हैं जिनके बीच में ये लड़की पता नहीं क्यों आ रही है। अब लता एक बात आप समझ लीजिए, कर्मा इज रियल। आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ में आ ही जाएगी। वैसे फिलहाल तो कैरी का बुरा वक्त चल रहा है। मायरी ने उसे युग के कमरे से निकाल दिया है और वो कमरा लता को दे दिया है। तुम क्या करती हो? मुझे दवाई देती हो, पानी देती हो, मेरे खाने का ध्यान रखती हो ना, तो ठीक है। मेरी दवाइयाँ कब खत्म हो रही है, मुझे कब खानी है, ये सब तुम लता को बता दो। हाँ, लता ध्यान रखेगी, वो मेरी बेटी है, वो वापस आ गई है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बहुत ताकत है मुझ में and I think I am fine। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसी समय इस घर से बाहर निकलो। Just get out of this house। अब मायरी चाहती है कि युग और लता एक ही कमरे में रहे। यहाँ तक कि मायरी तो खुद ही कैरी से पूछ रही है कि क्या उसे ये करना चाहिए। अब मायरी आप क्या जाने कि कैरी ना अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे ये सब कुछ झेल रही है। मायरी को थोड़ी सी बारिश चाहिए, पर उस थोड़ी सी बारिश के लिए जो मेरे दिल में बादल गरज रहे हैं, जो बिजलियाँ कड़क रही हैं, मायरी को पता ही नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि वो कर क्या रही हैं। तो बस बहुत परेशानी चल रही है और मैं मायरी को कुछ कह भी नहीं सकती। मैं मायरी से बहुत प्यार करती हूँ। ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसके लिए। ये कौन है उसको नहीं पता, इसके साथ क्या रहा है उसकी जर्नी ये उसे नहीं पता। तो अगर वो उसको देखेगी कि अगर वो अब उसके दामाद के आसपास भी नज़र आ रही है तो वो तो एकदम शेरनी की तरह खा जाएगी उसे, जो उसकी बेटी की लाइफ के बीच में आ रहा है। मायरी को तो कैरी याद ही नहीं है, तभी तो हर वक्त वो कैरी से नाराज रहती है और वो तो ये भी चाहती है कि जल्द से जल्द कैरी इस घर से बाहर हो जाए ताकि कैरी युग और लता के बीच न आ सके। इधर लता तो मायरी के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन उसका असली चेहरा तो कुछ और ही है। अब आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा कि आखिर इतनी मुश्किलों के बावजूद युग और कैरी कैसे एक होंगे। वैसे हमें लगता है कि युग और कैरी का एक होना तो तय है, क्योंकि आपको हमने बता ही दिया है कि बहुत जल्द ही शो बंद होने वाला है। ऐसे में हैप्पी एंडिंग तो जरूर होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक नारी सब पर भारी होती है, लेकिन एक चतुर नारी उससे भी भारी होती है। और यहाँ पर अपने ड्रीम को किस तरह से पूरा सक्सेस करना है दिव्या जी ने बताया हमें।
जी हाँ, हमारी पिक्चर आ रही है एक चतुरनार, और उमेश सर ने बनाई है, नील नितिन मुकेश जी भी हैं, मैं भी हूँ, और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म हमने बनाई है जिसमें बहुत ही आज का रेलेवेंट टॉपिक उठाया कि टेक्नोलॉजी का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। हमारे फ़ोन में हमारी जान अटकी होती है, एंड फिल्म में बहुत क्वर्क है, ह्यूमर के साथ सस्पेंस का तड़का भी है, थ्रिलर का तड़का भी है, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि नारी जो है सब पर भारी होती है, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि आजकल नारी अबला नारी नहीं रही, आजकल नारी जो है वो बड़ी चतुर है जी। इन्होंने आपकी कहते हैं ना कि आपकी पूरी लाइफ को उथल पुथल कर दिया इन्होंने। सर हम हाँ वो तो आप हमारी फिल्म देखिए, उसका एक सुर, बड़ा अच्छा सुर लगाएं, और ख़ास तौर पे जिस किस्म की फ़िल्म है, जैसे ट्रेलर भी हमारा दर्शाता है कि नदी किनारे वाले और नाली किनारे वाले, तो जो डिस्पैरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहानी पिरोई गई है, और उमेश जी ने जिस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया है, मुझे मेरे करियर में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे ये फिल्म में काम करके और ये फिल्म बनाते हुए मज़ा आया, क्योंकि हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना एक गरीब इंसान को, या जिसके पास पावर ना हो, या एक ऐसे कॉमन मैन को या कॉमन वुमन को, बट ये वो इंटरेस्टिंग कहानी है जहां आप एक इतने पावरफुल बंदे को टक्कर में डाल देते हैं एक ऐसी सिंपल कॉमन वुमन से जो कि इतनी चतुर है, और क्या क्या होने लगता है, तो फिर वो तो आप फिल्म देखेंगे। देखिए उमेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 लाइफस्टाइल आपने दिखाई पिक्चर के अंदर, एक नाली किनारे और ये, आपके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था शूटिंग के दौरान? ऑफ कोर्स क्योंकि हमने सब लाइव लोकेशन पे ही शूट किया है, और पूरी फिल्म लखनऊ के अंदर बेस्ड है, हार्टलैंड जिसे कहते हैं इंडिया का, वहाँ पर बेस्ड है, और वहाँ के जो एकदम ही जो स्लम्स एरिया है बादशाह नगर, वहाँ पर भी शूट किया है, मेट्रो में भी शूट किया है। तो कभी कभी आप जैसे टुंडे कबाब वहाँ के फेमस है, तो वो गलियों में भी किया है, तो रियल लोकेशन पे शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आई वुड से कि बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल थे, तो मज़ा आया शूट करने में। दिव्या जी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्लम एरिया में शूट किया, आप वहाँ पे रही हैं, उसका एक्सपीरियंस बताइए क्या था? उन्होंने बहुत मजाक भी उड़ाया, हमें पता चला है। देखिए ऑफ कोर्स वहाँ पर एक थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, और वहाँ पे एकदम मेरी झुग्गी के एकदम साथ में ही गंदा नाला था। जनरली हम जब गंदे नाले के बाजू से निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत स्मेल आती है, हम कवर कर लेते हैं अपना नाक को, बट वहाँ रहकर वो स्मेल मुझे आना बंद हो गई, तो मैं उसमें ऐसे रम गई, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, बट वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, जैसे सर ने बताया। मेरे बाद में आने के बाद वहाँ पे लाइस भी हो गए थे हेयर में, मतलब क्योंकि वहाँ का थोड़ा कंडीशंस ऐसा था, बट ये था कि वहाँ के लोगों में एक सेटिस्फैक्शन है। बहुत कुछ मैंने वहाँ सीखा कि हम जनरली सोचते हैं कि ये चीज़ मिलेगी तो हम खुश होंगे, वो मिलेगा, बट वहाँ के लोगों में एक अंदर से सेटिस्फैक्शन है, उनके एम्बिशंस इतने बड़े नहीं है, तो वो अंदर से ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो नाले किनारे वालों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बट आपने अपने एक्सेंट, जो आमतौर पे एक्सेंट अलग, तो वहाँ के एक्सेंट भी कितना आपने अपने लिए वर्क किया, और मेकअप के बाद को जो भी मेकअप है तो बहुत ही अच्छा आपका मेकअप किया है, एक ओरिजिनल लग रहा था। एक्सेंट तो देखिए काफ़ी वर्क किया मैंने, क्योंकि वहाँ की एक डिक्शन, एक लहजा चाहिए था, जो मेरा ओरिजिनली वो लहजा है नहीं। मैंने कभी भी यूपी की भाषा बोली नहीं है, मैं पंजाबी हूँ, तो वो तो मतलब मैंने सीखा, बट मैं जल्दी पकड़ लेती हूँ, बहुत पैशन डालती हूँ अपने काम में, तो आ गया। अगर जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से बात हो रही है मूवी के अंदर, क्या है मोबाइल के अंदर, और क्या ऐसी चीज़ें उनके हाथ लगे, इतने पैसे मांग रहे आपसे ये? सर आपने मुझे अभी तक पैसे दिए नहीं फिल्म देखने के, ये तो कहानी अगर मैं आपको अभी बता दूं फ़ायदा क्या है, फिर ऑडियंस कब जाएगी ये देख? आपने तो यानी पूरी रामायण अभी पूछ ली। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे दर्शक 12 सितंबर को पैसे जो पैसे वो मांग रहे, लग रहा है कि कम है कि और भी मांगा जा सकता था? सर अब वो तो आप कहानी देख के इवैल्यूएट कर रही है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। एक फ़ोन के लिए इतने पैसे कौन देता है? 2 करोड़ रुपए मांग रही है एक फ़ोन के लिए। आज कौन सा फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट है? वो आप देखिए ना फिल्म। अगर फ़ोन अगर किसी घूम जाए ना, बहुत लोग बोलते ना कि मैं वो हो जाते हैं कि मेरे फ़ोन में कुछ कहीं गलत ना चले जाए। बट मजाक छोड़ते हुए अगर मैं बात कहूँ कहानी को लेकर, आई थिंक हमारी फिल्म इस टॉपिक पे आधारित है, और क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एक इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है हर किसी की ज़िंदगी में, तो बड़ी रेलेवेंट फिल्म है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही फास्ट पेस लाइफ में आ गई है,
वो नहीं चाहती है कि वो संघर्ष करे, वो चाहती है कि एक शॉर्टकट अपना के अपनी लाइफ आगे बढ़े। इमोशन तो बिल्कुल रखते ही नहीं है कोई। तो इन चीज़ों में जब यानी अगर यहाँ दिल टूटा तो आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, यू नो, बिफोर योर हार्ट इज़ रिपेयर्ड ऑल्सो। सो ऐसे माहौल में जब ये एक फ़िल्म आती है और आपको सेंट्रलाइज कर देती है, आप एनालाइज करने लगते हैं कि हाँ यार ये बड़ी रेलेवेंट फिल्म है, आज की टॉपिक है। और फिर भी सर ने जिस किस्म से इसको लखनऊ शहर में सिचुएट करके अपने कैरेक्टर्स को वहाँ के लहजे के साथ और वहाँ की बॉडी लैंग्वेज के साथ दिखाया है, आई थिंक वही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी रहेगी। मेरा सवाल आप तीनों से, कभी आपने किसी को ब्लैकमेल किया है रियल लाइफ में, काम करवाया अपना? सर बचपन में या कॉलेज में कभी? मैंने तो ब्लैकमेल किया नहीं, मुझे अगर लोग कर ले तो कर ले, मैं ऐसा हूँ ही नहीं जो मैं किसी को शायद ब्लैकमेल करूँ। बट यानी मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत ब्लैकमेल करती है, 6 साल की है, अब 7 साल की होने वाली है। तो उसका एक वो इमोशनल ब्लैकमेल जो है एकदम यहाँ चला जाता है, यहाँ लगता है बेटियाँ होती है भाई ऐसी है, मैं क्या करूँ, वो है ऐसी। और उसका बस एक लुक जो है ना, बस ख़त्म। जी आप? नहीं, मैंने तो किसी को ब्लैकमेल नहीं किया आज तक। क्यों आप ऐसे शक से देख परेशान किया मुझे, देखिए आंखें मतलब ऐसे शक में देख रहे हैं कि क्या? सारा इस फिल्म के लिए बचा के रखा था, इस फिल्म के लिए बचा के रखा था। आपने कभी सच किसी को? मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है, पर मैं थोड़ा चतुर हूँ, मतलब कहीं मैं रास्ता अपना निकाल लेता हूँ। हाँ, मैं कहीं अपना रास्ता निकाल लेता हूँ। तो वैसे मतलब विदाउट टिकट भी अगर कभी ट्रेन में मुसाफरी की हो तो निकल जाऊँ या ऐसा, पर पकड़ा भी जाता था, तो वो भी बात है। पर स्ट्रीट स्मार्ट गिरी है हमारे में। इस फिल्म की बात करें भाई, कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आपने बात की है, इसके प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है बिल्कुल कहीं ना कहीं। बट जिस तरह से ब्लैकमेल कर रही हो और नुकसान अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो क्या आपको लगता है क्या नुकसान क्या है सबसे ज़्यादा? मैं देख रहा हूँ कि आप घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि मैं आपको कहानी के कुछ और वो देखिए वीडियो है जो भी है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसके? अच्छा, प्रॉफिट लॉस नहीं, आप कहानी समझना चाह रहे हैं। मैं 12 सितंबर को हमारी पिक्चर रिलीज है, अभी 2 ही दिन रह गए हैं, तो आप हाँ, आप बहुत चतुर है, आप थिएटर में जाके देखिए। हम जरूर देखेंगे थिएटर में। बट सही मायने में अगर कहें कि टेक्नोलॉजी आज सही से अगर इस्तेमाल करें, उसका बेनिफिट है और इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि लोग इस पे बड़े डिपेंडेंट हो गए हैं। आज सोशल मीडिया आपकी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट एक खुली किताब है। तो किस हद तक आप, कितने पन्ने आप अपनी लाइफ के खोल के बैठ जाएं किसी के सामने, और उसका ये लोग आज देख रहे हैं आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने बंगले, अपने गाड़ियाँ, अपने घड़ियाँ सब दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये कब तक किसी और के नज़र में नहीं आएगी ये बात? और वो इतनी लुभावनी चीज़ें होती है ना कि आपको लगता है कि इतनी ऑफर्स आती है, आपको लगता है कि बहुत शॉर्टकट में मैं पैसे कमा लूँगा। वो बहुत गलत चीज़ हो गई है आजकल। और जैसे एक ज़माने में हमको 100 150 फ़ोन नंबर याद रहते थे, अभी हमें याद ही नहीं रहता। हम मेमोरी पे डिपेंडेंट होते ही नहीं, सब कुछ इधर फीड कर दिया तो हो गया। और वो सब जो फीड किया हुआ है वो कितना घातक है, वो आप फिल्म देखना तो पता चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके हाथ से एक दिन के लिए मोबाइल चला जाए, कहीं रख दिया, तो क्या होगा? ये तो अपना मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, अभी भी इनके पास होगा। देखो मैं नहीं रखती, पर अभी फिलहाल तो नहीं है अपना मोबाइल। नहीं, कुछ तो है इनके मोबाइल में। नहीं, मेरा मोबाइल क्या है, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और मेरे लिए जब से मोबाइल में कैमरा आ गया तो मुझे एक किस्म का पावर लगने लगा है हाथ में। क्योंकि मेरा मानना है कि फ़िल्म की दुनिया और कैमरा की दुनिया एक टाइम मशीन जैसी है। अगर आपने उस समय को कैद कर लिया, कितने सालों बाद जब आप वापस उन पलों को देखते हैं अपने मोबाइल पर, तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो शायद मैं जब कहीं जाता हूँ शूट पे या अपने दोस्तों से मिलता हूँ, हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है। अब ऑलरेडी मैं 3 दिन से बड़ा मायूस महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारी फिल्म अब रिलीज़ हो रही है, तो खुश होना चाहिए। मैं थोड़ा मायूस हो जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये जर्नी अब यहाँ द एंड होने वाली है, और यहाँ से फिर अपने अपने रास्ते होंगे, फिर कब मिलेंगे। तो मैं अपने इन पलों को कैद करने के लिए अपना मोबाइल ज़रूर अपने साथ रखता हूँ, ताकि कभी अकेलेपन में अगर हुआ ऐसा और ये पल याद करने हो तो फट वो मोबाइल पे वो फोटोज़ देख लूँ। आप देख सकती हैं अगर मोबाइल गायब हो गया एक दिन के लिए तो?
हाँ, मेरे ख्याल से मैं रह सकती हूँ। मैं एक्चुअली शूट पे भी अपना मोबाइल साथ नहीं रखती। मैंने देखा नील ने इतने अच्छे अच्छे BTS बनाए हुए पूरा वहाँ स्लम्स में, सब जगह, हर जगह की इन्होंने शूटिंग की। मैंने सोचा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मेरे पास तो कोई BTS ही नहीं है, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ अपने पास मोबाइल। तो जी मैं तो विपश्यना करता हूँ, तो वहाँ तो 10 दिन के लिए फ़ोन आपके पास से ले लेते हैं, तो 10 दिन भी विदाउट फ़ोन रह सकता हूँ, तो वो मुझे इतना वो प्रॉब्लम नहीं होता है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये नारी कितने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना खतरों का फेस ऑफ करने वाली, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन प्रशांत मानिक के साथ विशाल शर्मा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। किसी ने सच ही कहा है, हुनर की कोई उम्र नहीं होती है। अगर जज्बा हो, जुनून हो तो जीत निश्चित है। ये बात आज अनुपमा ने साबित कर दिया है। इतने दिनों से राही और अनुपमा, इन दोनों के मन में ही कंपटीशन को लेकर एक क्या कुछ नहीं चल रहा था। अनुपमा ने तो कभी भी इस कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझा। राही ने उसे मजबूर किया कंपटीशन समझने के लिए। और फिर देखिए ना, जब अनुपमा अपनी टीम के साथ इस कंपटीशन में उतरी तो उसकी जीत निश्चित थी, ये हम जानते थे, क्योंकि वो सच्ची है। उसके मन में किसी को हराने की होड़ नहीं है, इसीलिए तो जीत का खिताब अनुपमा को मिला। मैंने एक लाइन बोली थी कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती है, और अगर जज्बा हो, अगर लगन हो, अगर मेहनत हो तो आप किसी भी उम्र में आसमान को छू सकते हैं। तो जो भी लोग इस शो को देखते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि अनुपमा के माध्यम से सारे जो दर्शक हैं वो रिलेट कर पाते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जीत की रकम में अनुपमा को पूरे 50 लाख रुपए मिले हैं। खुशी के मारे अनुपमा के आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो वहीं जरा राही की शक्ल देखिए ना, इतने दिनों से हवा में थी वो। उसने तो खुद से ही अपने आप को जिता दिया था, क्योंकि उसके मन में अहंकार था। इस कंपटीशन के जजेस ने भी माना कि अनुपमा सबसे अलग है। अनुपमा के साथ कितनी गिरी हुई हरकत की गई, उसकी आंखों की दवाई के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से अनुपमा जब स्टेज पर आई तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ये परफॉर्मेंस जो आप देख रही हैं ना, वो अनुपमा ने अपनी आंखों के आधे विजन के साथ किया है। जजेस को जब पता चला तो उन्हें शॉक भी लगा, और इसीलिए तो अनुपमा जीत गई। तो जैसे तैसे करके अनुपमा स्टेज पर आती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस के बाद हमें पता चलता है कि अनुपमा ने जो परफॉर्मेंस की है वो ऑलमोस्ट बहुत कम विजन में, यानी कि ऑलमोस्ट अंधेरे में उन्होंने ये परफॉर्मेंस की। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। एंड जब ये सबको पता चलता है तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई में ट्रॉफी कोई भी जीते, पर आज की असली विजेता अनुपमा ही है। अब राही को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अनुज डांस एकेडमी अब बंद कर देगी और कभी डांस नहीं करेगी। अब भी राही गलत फैसला ले रही है। राही ने ये ऐलान किया है कि वो आज के बाद अनुज डांस एकेडमी को बंद कर देंगी। आज के बाद वो नृत्य नहीं करेंगी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार का जो भरोसा है वो आज तोड़ दिया है इस कंपटीशन को हार कर। खैर, अब राही को समझाने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जजेस ने फैसला लिया है कि एक बेटी ही अपनी माँ को ट्रॉफी देगी।
अनुपमा के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि इस कंपटीशन में इस सही को जीत का हक मिला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वेरी फ्रैंकली आई डोंट ड्रिंक। तो जब लोग कहते हैं ना कि ओहो ड्रिंक करके बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता। लेकिन कई बार होता होगा कुछ फायदा भी। अब जैसे सरू में कम से कम वेद का तो फायदा हो रहा है। सरू नशे में है, और वैसे जब वो हमेशा इतनी इन कंट्रोल रहती है अपनी इमोशंस को लेके, आज देख लीजिए नशे की हालत में थोड़ी सी ज्यादा ही लवी डवी हो रही है। कहते हैं ना कि जिस बात को हम होश में रहकर नहीं किसी से कह सकते हैं, वो बात हम नशे में बड़ी आसानी से कह जाते हैं। अभी क्या दबाओ दो यहाँ से। हाँ लेकिन मैं I repeat, दबाओ दो यहाँ से। मैं आ रहा हूँ। दबाओ दो यहाँ से। लिफाफा हो जाओ यहाँ से। खफा हो जाओ। बेबसा हो जाओ। दफा हो जाओ। सफा हो जाओ यहाँ से। अब सरू को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इतने दिनों से उसके दिल में वेद के लिए जो प्यार था ना, आज वो प्यार बाहर आ ही जाएगा। आराम से सरू। सरू सरू सरू। बड़ी खरगोश के बच्चे कहेंगे। सरू। सरू मेरी बात सुनो सरू। सरू सरू चोट लग जाएगी सरू। फिलहाल हमें लगता है कि वेद को भी इसी पल का इंतजार है। मतलब वेद सा उसको शांत करने की कोशिश करे कि सरू थोड़ा रियलिटी में आ जाओ, तुम सही हालत में नहीं हो वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे भी वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है, फुल नशे में वो कुछ भी बोली जा रही है। और फिर एट सम पॉइंट ऐसा होता है कि वो वेदसा को कुछ कन्फेस करने जा रही है, एंड ही थिंक्स दैट नाउ शी इज़ गोइंग टू टेल मी, कैसे उसे दिल की बात कहीं बाहर ना आ जाए। तो देखते हैं कि क्या सरू के दिल में सच में कुछ है वेदसा के लिए, और क्या वो बोल पाती है या फिर वो उसी में रह जाता है। लेट्स सी। अब नशे की हालत में इस सरू ने पूरे घर को सर पर उठा रखा है। वेद उसके पागलपन को रोकना भी चाहता है और नहीं भी, क्योंकि ये पल वेद के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। हमारा घोड़ा बनिए और हमारे को खरीद लेकर जाइए और वापस मुंबई में लेकर आना। अब वो क्या है ना, जब सरू होश में होती है उस वक्त कहाँ इस तरीके से वो वेद के साथ रहती है। आज तो वेद को इस सरू के साथ समय बिताने का मौका भी मिल रहा है। उसकी प्यारी प्यारी बातों को समझना, इधर उधर सरू के पीछे भागना, आज तो वाकई में इन दोनों की कसरत हो गई होगी। अगर सरू को पहले से ही पता होता तो फिर सरू पहले से ही सब कुछ टैकल कर लेती, बट आई हैव नो आइडिया कि अभी अनिका क्या करेगी और सरू कैसे बचाएगी। जैसे जैसे सीन होता है, एक एक स्क्रिप्ट हम पे बरसाए जाते हैं, वैसे वैसे हम करते जाते हैं, और हमारे लिए भी नया ही होता है। वैसे अगर हम कहें कि ये सीन ना एकदम कॉमेडी वाला है तो गलत नहीं होगा। एक्टर्स को भी ऐसे सीन करने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ अलग करके दिखाने का मौका मिलता है। मैंने तो बहुत मज़े किए, मैंने तो कुछ भी किया है। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, नर्वस नहीं थी, बट ऐसा मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। बट देन जब एक एक्शन बोल देते हैं तब हम कुछ तो करने ही लग जाते हैं, फिर वो फ्लो में आ जाता है। तो बहुत हमने इम्प्रोवाइज़ किया। वेदसा ने भी बहुत अलग अलग चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके मुझे बताई, खुद भी किया, मैंने भी किया, उन्होंने भी किया। बहुत मज़े से प्यारे प्यारे मोमेंट्स बनाए, कुछ भी हम कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। सरू और वेद, आप दोनों को ही ना अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। अगर अनिका सरू के खाने में नशे की दवाई नहीं मिलाती तो सरू अपने दिल की बात आप तक पहुंचा ही नहीं पाती। तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मेरा बड़ा मन है कि जैसे लोग तसल्ली से अपने घर में बैठते हैं दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारते हुए एक पूरा दिन बिताते हैं, बेफिक्र होकर कि घर में भी कोई काम है या बाहर के कोई काम है। लेकिन वो वक्त आएगा, लाइफ में आएगा। टिल देन मैं इंजॉय करती हूँ लोग जो अपने घर को, अपनी घर की स्पेस को अच्छे से इंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारे प्रथम कुंवर यानी कि झल्ली के निर्वैर। चलिए ना, आज इनका डे आउट है इन्हीं के घर में। मैं हूं प्रथम कुंवर और सास बहू और साजिश यानी कि SBS आजकल शॉर्ट फॉर्म चलता है, तो उसके साथ आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं अपना होम टूर। तो ये पहली बार होगा जब कोई मेरे घर पे आया है और मैं उनको होम टूर कराने वाला हूं। तो ये मैंने आपको मिला दिया मेरी जानों से। तो ये है मेरा लिविंग रूम हॉल। ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, ये प्लांट, मेरे को प्लांट का बहुत शौक है। हाँ, सुबह सुबह जब मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ, ताज़ा हवा आता है, फ्रेश अच्छा लगता है और ये ग्रीनरी देख के दिल बाग बाग हो जाता है। या ये सामने मेट्रो चल रही है, आइए। ये थोड़ा सा स्पेशियस दिखता है, इसीलिए मैंने ये पूरा इस वॉल पे पूरा मिरर लगा दिया है। एंड प्लांट्स है, टीवी जो ज़रूरत है हर घर में। मैं हमेशा यहाँ बैठता हूँ, ये मेरा चेयर है। इससे क्या होता है, कोई भी आता है बाहर से मेरे को दिखाई देता है। यहाँ बैठता हूँ, सामने टीवी है और ऐसे ये मेरा मतलब बहुत सारा टाइम मैं ना इस पे बिताता हूँ, नेटफ्लिक्स देखना, ये सब करना। तो ये बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझको। और ये है पूजा रूम भी बोलता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ रुकते हैं। ये फोल्डेबल सोफ़ा कम बेड है, ये अभी सोफ़ा है लेकिन ये बेड बन जाता है। तो जो गेस्ट रूम वगैरह, जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते। लास्ट गणपति में मैंने गणपति जी का बैकग्राउंड मैंने ये किया था। फिर जैसे ही गणपति जी का विसर्जन हुआ, बट मुझे उनकी याद के तौर पर कुछ रखना था, तो मैंने उनका ये बैकग्राउंड जो है उसको मैंने फ्रेम कर दिया लिटरली, और ये अभी यहीं पे रहता है हमेशा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं मेरे सुबह की शुरुआत जो करता हूँ मैं पूजा करके करता हूँ। कहीं भी जब मैं बाहर निकलता हूँ, नहा धो के पूजा करना मेरा ज़रूरी है। पूजा के बिना मैं बाहर नहीं निकलता हूँ काम के लिए। तो सबसे पहले मैं पूजा करता हूँ। ये मैंने अगरबत्ती जला दी है और अब मैं दिया लाइट करने वाला हूँ। ये देखिए, ये है
मेरा फेवरेट रूम ये है, मेरा बेडरूम। ये है 4-5 साल पुरानी है। बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना, क्यूट सा, देखिए। और एक्चुअली मैं ही हूँ, लोग बिलीव नहीं करते हैं। फोटो बड़ा सा, ये एक्चुअली मैं एक शो कर रहा था, बेटी हमारी अनमोल, तो उसमें मेरे बेडरूम में लगा हुआ था बड़ा सा। तो जब वो शो ख़त्म हुआ, बंद हुआ, तो मैंने सोचा यार अच्छा खासा फोटो है, तो मैंने उठा के लेके आ गया। फेवरेट यार, फेवरेट तो बहुत कुछ फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली। इसमें मैंने ऑडिशन दिया था झल्ली का, और इसी उससे मैं सिलेक्ट भी हुआ था। सो ये फेवरेट भी और लकी भी है। तो जब प्रोड्यूसर्स मुझे स्पेशली बोलते हैं कि आप वो वाइट ब्लेजर पहन के जो आए थे, तभी हमने समझ लिया था कि यही हमारा निर्वैर है। सो दिस इज़ ये लकी, ये है मेरा मैस्कॉट। मुंबई का सबसे खास वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा डाइनिंग टेबल। ओह गॉड, मुंबई में एडजस्ट करना पड़ता है। सो ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे ये लग जाते हैं कुर्सियाँ, और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाता हूँ। सो दिस इज़ इट। और जब हो जाता है तो हम इसे फोल्ड कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया। और आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेरा किचन। थोड़ा सा अभी मैसी लग रहा होगा क्योंकि अभी मैं शूट पे जा रहा हूँ, तो खाना वाना बनाया है। ये तो सबसे एक्चुअली मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो ओ गॉड मैं भूल गया बनाना। तो जब आ रहा है तो मैंने उस पर बताया भी था कि मैं आपको रेसिपी बताऊंगा कैसे बनाता हूँ मैं अपना जो प्रोटीन शेक है, हेल्दी और टेस्टी। तो देना मेरा प्रोटीन शेक बेटा। मैं आपको भी टेस्ट कराऊंगा। तो अब मुझे 12-1 बजे तक 2 बजे तक ना भूख नहीं लगती है, तो इसमें काफ़ी कुछ प्रोटीन तो है ही, साथ में एवोकाडो है जो बहुत हेल्दी होता है, और फिर बनाना है, ड्राई फ्रूट्स है। तो अब 2 बजे तक हमारा लंच टाइम 2 बजे होता है, तब तक मुझे अब भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन शूटिंग पे मैं घर से खाना लेके जाता हूँ। तो आज देखते हैं क्या खाना है। ये तो कुछ मिठाई जैसी है, डेजर्ट। तो गणपति बाप्पा के प्रसाद के रूप में इसे मैं लेने वाला हूँ। ये है, वाओ, ये है चिला। इसको बोलते हैं चिला, बेसन का चिला होता है। ये बेसिकली नाश्ते के लिए होता है, तो ये मैं नाश्ता भी दे दिया है। आगे चिल्लाता नहीं है। एक मिनट, मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ। वाओ, ये है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा सकते हैं, गोभी, आलू, मटर। तो गोभी, आलू, मटर की सब्ज़ी है, और ये है रोटी। तो ये है आज मेरे लंच में। और ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड। तो मैं चिल्ले के साथ ब्राउन ब्रेड खाऊंगा। तो ये ब्राउन ब्रेड है, और ये बीच में कभी भूख लगती है तो अनार के दाने। ये शूटिंग के साथ साथ जिम बैग भी है, तो ये मैंने ले लिया अपना बैग। ये हो गया मेरा टिफिन पैक, और अब हम चलते हैं शूटिंग पे। आइए। ये हम उतर चुके हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है, और अब आपको ले चलता हूँ झल्ली के सेट पे। पहले मैं मेरा बैग ले लेता हूँ।
यहाँ इतने ट्रैफिक में गिरते पड़ते आए हैं और ये कह रहे हैं कि अभी शॉट रेडी है, रेडी सो जल्दी रेडी हो जाइए। सो आइए। हाँ, सो फाइनली अब मैं शूट के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। तो आपने देखा कैसे एक एक्टर, एक आर्टिस्ट का पूरा सुबह से लेके सेट पर आने तक का जर्नी होता है। घर पे आपने जो देखा वो आप देखेंगे अभी, और यहाँ पे आके अब मैं रेडी होने वाला हूँ। तो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा देख के, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए और जल्दी मिलते हैं अगले सेगमेंट में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं मंगल और लक्ष्मी की। क्या है ना, इन दोनों ही बहनों की जो स्टोरी है, लाइफ की स्टोरी है, वो एक ही तर्ज पर चलती है मोर और लेस। तो एक तरफ तो लक्ष्मी की लाइफ में एक चीज अच्छी है कि माँ जो है, माँ लक्ष्मी आने वाली है, माँ अन्नपूर्णा का रूप लेके, कहीं क्या कहते हैं चंडी का रूप लेके, कभी काली का रूप लेके, आप जिस भी नाम से बुलाना चाहे, माँ की एंट्री होने वाली है। तो लीजिए, देवी माँ जो है लक्ष्मी का रूप लेकर आ गई हैं जिया को सबक सिखाने। तो वहीं मंगल की लाइफ में ऐसा अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कलेश ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो सौम्या से डील करना था, अब ये बुआ दादी भी आ गई हैं और सियापे खड़े करने। लक्ष्मी की दुश्मन जिया से बदला लेने के लिए आ गई है देवी माँ। तो वहीं दूसरी तरफ मंगल की जिंदगी में उसके एक नए दुश्मन की एंट्री हो गई है। सीरियल की कहानी में इन दिनों ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहे हैं। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है और इस बार लक्ष्मी का साथ देने के लिए खुद देवी माँ आई हैं लक्ष्मी का रूप लेकर। और यहाँ देवी माँ को देखकर जिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। लक्ष्मी का रूप लेके माता स्वयं आई है, क्योंकि इसके पहले वाले इसमें लक्ष्मी ने ये भी बोला है, मतलब भगवान ने, आपको पता ही होगा, जब बहुत सारे चीज़ों की अति हो जाती है, जब बुरे चीज़ों की, बुरे कर्मों की एक्सट्रीम हो जाता है, तब देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। और वही हुआ है। दुर्गा माँ स्वयं लक्ष्मी के घर में आई है और उसे एज अ प्रोटेक्टर जिया से अभी बदला लेगी, उसके हर पाप का हिसाब लेने आई है। अब देखिए, इधर लक्ष्मी की हालत बहुत खराब है। एक गांव की एक औरत ने लक्ष्मी की जान बचाई है। लक्ष्मी को तो पता ही नहीं है कि कैसे देवी माँ ने आकर जिया को सबक सिखाया। घर वालों को भी नहीं पता है कि लक्ष्मी इस वक्त गांव में है। यहाँ पे, ये मेरे गांव में, मैं यहाँ पे रहती हूँ कुटिया में, और पानी भरने गई थी उधर, तो वहाँ पे मुझे लक्ष्मी बुरी हालत में मिली, तो उसे उठाकर मैं अपने घर पे लेके आई और उसी का घर का इलाज किया है। इधर लक्ष्मी की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, तो वहीं मंगल की जिंदगी में एक तूफान लेकर आ गई हैं कपिल की बुआ दादी। अब आदित्य और सौम्या क्या कम थे कि एक और इंसान मंगल को परेशान करने के लिए आ गया है। बुआ
बुआ दादी तो मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं। उनके मुंह से तो बस मंगल के लिए बुरे शब्द ही निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ बुआ दादी का दिल जीतने की कोशिश तो कर रही है मंगल, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सब मंगल के लिए आसान होगा। बुआ दादी बहुत चालाक है। जब से वो घर में आई है ना, तब से घर का माहौल ही बदल गया है। और अभी तो उन्हें ये सच पता ही नहीं है कि मंगल के 2 बच्चे भी हैं। अगर उन्हें सच पता चलेगा तो वो घर में और भी बड़ा ड्रामा करेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मच एज पीपल लाइक टू से कि टीवी की दुनिया बड़ी रिग्रेसिव है, ये अलग ही तरीके से इमेंसिपेटेड है। मेरा मतलब है कि सीरियल्स ही हैं एक जगह जहां हीरोइन हीरो को बचाती है इनवेरेबली। अब यहाँ पर कभी नीम नीम में देख लीजिए, यूवी जो है वो गुंडों में फंस गया है, बेचारा बुरी तरह से मार भी खा रहा है, लेकिन टू द रेस्क्यू आएगी कथा। महाराज जी आंखें खोलिए, महाराज जी खोलिए, मैं कथा वो लोग चले गए महाराज जी। आंख अगर रोती है तो हाथ उसके आंसू पोंछते हैं, और अगर हाथ को चोट लगती है तो आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता है कथा और युवी का, जो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज कथा आई है अपने युवी को गुंडों से बचाने के लिए, क्योंकि जब कथा घर पर युवी का इंतजार करते करते थक गई तो उसने सोचा क्यों ना कैफे जाकर युवी को देखा जाए। जब कथा आई तब तक गुंडों ने युवी की खूब पिटाई की, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गया है। यूवी आई थिंक बहुत हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि यूवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था जो जहाँ मैं थी, मैं रिपोर्टर्स को जवाब दे रही थी, और मेरे जवाब सुन के उसकी वो सारी चीज़ें जो उसके दादाजी ने बोली थी उसकी माँ के बारे में, वो कंफर्म हो जाती हैं कि वो बहुत एम्बिशियस थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने रिश्ते, अपने बच्चे, अपना पति, सब कुछ छोड़ के वो चली गई। जो यूवी हमेशा फाइट करता था, नकारता था कि नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। सो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी मच हार्ट ब्रोकन। युवी की हालत देखकर कथा हैरान हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। अब कथा ही युवी को अस्पताल लेकर जाएगी, पर वहां उसे खून की जरूरत पड़ेगी। तब ये खून कोई और नहीं, वैसे युवी को गुंडों ने खुद पीटा नहीं, बल्कि युवी ने गुंडों को खुद कहा कि वो उसे पीटे। I said, hit me! क्योंकि आज उसका दिल टूट चुका है, वो भी अपनी माँ से, क्योंकि उसने अपने दादाजी से जो सुना था अपनी माँ के बारे में वो बिल्कुल सही है। इसलिए तो युवी अपने आप को दर्द देना चाह रहा है। एक्चुअली मैं फ़ोन करती हूँ कथा को, और मैं सुनती हूँ वो रो रही है, तो मैं पूछती हूँ उसको कि क्या हुआ। देन शी टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा हो गया है और यूवी हॉस्पिटल में है और उसको ब्लड की ज़रूरत है, ओ नेगेटिव ब्लड है जो कहीं नहीं मिलता है। तो मैंने कहा मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा और मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं दूंगी खून। जब युवी को उसकी अपनी माँ खून देगी तब दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं मिठास जरूर आएगी, और इसका सारा श्रेय किसी और को नहीं बल्कि कथा को जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। हिट छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल तुमसे तुम तक 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर छलांग मारी है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.2 रेटिंग के साथ। वैसे अगर बात करें टीवी सीरियल के टीआरपी चार्ट की तो इस हफ्ते तो सभी सीरियल्स की टीआरपी डाउन हुई है। अब भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर था, लोगों को भारी नुकसान हुआ है और इसी के साथ साथ टीवी सीरियल को भी नुकसान हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है भाई सीरियल जागृति में सबको खुशियां मनाने का। देखिए ना, सपना की गोद भराई हो रही है और कैसे झूम कर जागृति और सूरज नाच रहे हैं। अब ये मत पूछिए कि अरे ऐसे कैसे, अब देख रहे हैं खुशियां हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आगे जाकर आएगा एक ट्विस्ट। हाउ डू वी नो? क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है, ज्यादा देर ये खुशी वाले स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं सकते। फाइनली जागृति के ससुराल में कुछ खुशियों वाला पल आ गया। अब आप सब जानते हैं कि सपना मां बनने वाली है। अब सपना की गोद भराई तो होनी चाहिए, हालांकि गोद भराई में अभी वक्त है, लेकिन घर का माहौल जिस तरीके से चल रहा है इन दिनों, ऐसे में जागृति को लगा कि अगर गोद भराई का फंक्शन 2-2 बार हो जाएगा तो इसमें हर्जी क्या होगा। एक छोटी गोद भराई करते हैं, उसके बाद बड़ी गोद भराई भी कर लेंगे। और हमें लगता है कि जागृति का ये फैसला एकदम सही था। ये देखिए ना, आज सबके चेहरे पर कितनी मुस्कान है। कितने दिनों से जागृति टेंशन में थी। सूरज का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। इस सपना जो माँ बनने वाली है उसे भी टेंशन थी। फिलहाल अभी मूड सबका लाइट हो गया है और ये सब हुआ है जागृति की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि सपना प्रेग्नेंट है और ये हम गोद भराई का फंक्शन कर रहे हैं। वैसे गोद भराई का फंक्शन 7वें महीने में होता है, बट क्योंकि ये मोक्षगढ़ है और क्योंकि ये ठाकुर भवन है तो यहाँ पे हम 2 बार ये गोद भराई की फंक्शन करने वाले हैं। जो कि पहला हो रहा है जो छोटा सा फंक्शन है, बट उस छोटे से फंक्शन में पूरी फैमिली बहुत टाइम बाद बहुत खुश है। और क्योंकि जग्गू ने बोला था कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एक छोटा सा फंक्शन अभी भी रख सकते हैं, तो इसलिए हमने एक फंक्शन रखा हुआ है जिसमें हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। सूरज जागृति बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं और उसके बाद पूरी फैमिली मिलके बहुत मस्ती करने वाली है और बहुत मज़ेदार डांस करने वाली है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब वो क्या है ना, जागृति को पता है कि जब घर वाले बिजी होंगे तभी कालीकांत ठाकुर कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। हमने एक फंक्शन रखा हुआ है जिसमें हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। सूरज जागृति बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं और उसके बाद पूरी फैमिली मिलके बहुत मस्ती करने वाली है और बहुत मज़ेदार डांस करने वाली है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ट्विस्ट तो चल ही रहा है, जैसा कि आप जानते ही हैं जागृति एक नई सुबह है तो बिना ट्विस्ट के वो नहीं हो सकता है। जब वो बीच में कहीं तो जाती है पर किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ और क्यों जाती है, तो ये जानने के लिए कि वो कहाँ गई है, क्या करने गई है, आपको देखना होगा।
फाइनली जागृति के ससुराल में कुछ खुशियों वाला पल आ गया। अब आपको बता दे कि इस फंक्शन के बीच में से जागृति गायब हो जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार वो फेल नहीं होगी, क्योंकि इस बार जागृति जो करने वाली है उसके बारे में उसने किसी को बताया ही नहीं है। और इसी के बाद जागृति को ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कौन है वो जो जागृति और उसके बीच में हुई बातों को बाहर फैलाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डू यू बिलीव इन भूत? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा स्टेटस अनक्लियर सा है। मतलब मैं बिलीव करती भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि आई बिलीव इफ दे एग्जिस्ट। प्लीज अपनी दुनिया में रहिए, मेरी दुनिया में मत आइए और मैं आपकी दुनिया में नहीं आऊंगी। बहरहाल यहाँ पर मेरी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सीरियल मन्नत की बात कर रहे हैं। लोगों को डराने के लिए भूत वाला फंडा वैसे हमेशा से काम आया है, इसीलिए मन्नत भी भूत बनकर मल्ला को सता रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, फिर भले ही मलिका को उसकी सजा कानून ना दे, लेकिन इस सजा देने वालों की कमी नहीं है। मुझे माफ कर। मलिका ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे अब मन्नत दे रही है। ये देखिए ना, जैसा कि हमने कहा था कि अब मन्नत सीरियल में भूत का खेला होगा, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले दादाजी की शांति पूजा में डराया गया मलिका को, और अब घर में जब रात को वो अपने कमरे में सो रही थी, तब तो देखिए उसके साथ वो हो गया जो शायद कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। दादाजी की मौत मेरी आंखों के सामने हुई है और मैं बचा नहीं पाई, तो अभी दादाजी घोस्ट बन के मुझे डरा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग कर कौन रहा है वो मुझे नहीं पता है कौन कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। मैं गहरी नींद में सो रही थी, अचानक रस्सी आती है, दादाजी की स्टिक आती है, मैं पूरे घर में भाग रही हूँ, रो रही हूँ कि बचा लो। मॉम डैड के रूम में जाती हूँ, दादी के रूम में जाती हूँ, लेकिन सब ने पता नहीं क्या खाया है जो किसी की नींद खुली नहीं रही है। सब सो रहे हैं और पूरे घर में मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, और मेरा चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल हो गया है, रो रो के बुरा हाल हो गया है। जैसे मेरी आवाज़ अभी साउंड कर रही है, मैं बोलने की हालत में भी नहीं बची हूँ। मन्नत और शालिनी मिलकर आए हैं मलिका को सबक सिखाने के लिए, उसे इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि दादाजी की आत्मा इस घर में है और वो मलिका को छोड़ेंगे नहीं। मैं उन नकाब के पीछे मैं डराने की कोशिश कर रही हूँ मल्ला को, ताकि वो डर के कबूल कर ले, उसको लगे कि वो हॉन्ट हो रही है, और यू नो वो क्योंकि उसको गिल्ट तो है। देखा था मन्नत ने कि यू नो वो कहती है अपनी माँ को कि एम्बुलेंस बुला लीजिए, एम्बुलेंस बुला लीजिए, आप क्या कर रहे हो, सबको मार दोगे क्या। तो उसको कहीं ना कहीं गिल्ट है, तो वो इजी टारगेट है। अगर वो कबूल कर लेती है तो सच साबित कर पाएगी मन्नत सबके सामने, और उस असली गुनहगार को सज़ा होगी, असली गुनहगार जेल जाएगा। और मन्नत के पिताजी अनिरुद्ध सक्सेना जी रिहा हो पाएंगे। तो ये फ़िलहाल प्लान है, अब देखते हैं कितना कामयाब हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब शालिनी और मन्नत का प्लान एकदम हिट हो गया है। हालांकि ऐश्वर्या राय सिंह ने मलिका से ये कहा है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके पीछे मन्नत का हाथ है। अब इस भूतिया ट्रैक में बहुत ही मजा आने वाला है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।